नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। आज डेट है 12 मार्च और आज की इस वीडियो में जो पूरा एनालिसिस होगा वो होने वाला है हिंदी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हम वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में ही एक टेम्पल की फ़ोटो दी गई है। अब ये टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, जो लोकेटेड है भुवनेश्वर, जो है उड़ीसा की कैपिटल। तो देखो ये फ़ोटो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किस तरीके से लोग अपनी आस्था के साथ इतनी बड़ी कतार में भी खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको मंदिर को विज़िट करना है। लोगों की आस्था देखिए कितनी बड़ी है यहाँ पर, कि इतनी लंबी लंबी कतारों में भी लोग किस तरीके से बिल्कुल पेशेंस के साथ खड़े हैं और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप देख सकते हैं, प्रॉपरली बिल्कुल लाइन लगा के लोग खड़े हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं और किसी देश में देखने के लिए नहीं मिलेगी, जिस तरीके से ये सब चीज़ें हम अपने भारत देश में देख सकते हैं। कि कितनी अच्छी बात है, आप देख सकते हैं हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी लोग कितने अच्छे तरीके से प्लान तरीके से बिल्कुल मंदिर की जो लाइन है उसमें अपनी अपनी टर्न के लिए खड़े हैं। उसके बाद आज की जो शुरुआत करते हैं हम, ये शुरुआत करेंगे एक बहुत अच्छे आर्टिकल के साथ। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, यहाँ पर कितनी अच्छी बात की गई है। जल्दबाजी में किया हुआ विश्वास और मेहनत, बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अब हमें फोकस करना है इस चीज़ पे। यहाँ पर देखो ये होता जनरली क्या है कि लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीदें करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी अपना कंपटीशन होता है, उस चीज़ से उम्मीदें लगा के बैठते हैं। लेकिन अगर उम्मीद मेहनत के साथ लगाई जाए तो वो सही डायरेक्शन में जाती है। लेकिन मोस्टली लोग करते क्या हैं कि एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन लोगों के पास नहीं होती है, उसके ये सब ना होने के बावजूद वो जो उम्मीदें लगा के बैठते हैं, तो सिंपल सी बात है, उनकी उम्मीदों पे पानी ही फिरना है। तो वही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मेहनत जो है किसी आस के साथ लगानी चाहिए। अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आस लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा है। बिना मेहनत से अगर आपने कोई आस लगाई तो उसका आखिर में आपको धोखा ही मिलना है। तो ये सब हम सब लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी कोई भी लाइफ हो, जैसे आप अपने ऑफिस में किसी टारगेट को मीट करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें उन सब पे ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 अलग अलग एडिटोरियल्स का एनालिसिस। ध्यान रखिए एडिटोरियल सेक्शन जो है वो पूरे 2 पेजेस का आता है, लेकिन आज की डेट में कई सारे एडिटोरियल्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिकल एडिटोरियल्स हमारे लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हमारे लिए वो एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है जहाँ पर फैक्ट्स, फिगर्स और लॉजिक्स जो हैं हमें मिलें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में हमें हेल्प करती हैं। तो देखिए वैसे तो ये जो दोनों के दोनों एडिटोरियल्स हैं ये पॉलिटिक्स से ही एक तरीके से आप कहते हैं रिलेटेड है, बट जो ये वाला एडिटोरियल केरला के पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। पॉलिटिक्स नहीं, एक्चुअली राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स को अगर हम साइड रखें तो हमें किन किन चीज़ों पे आज की डेट में फोकस करना है, ताकि हम एक सही डायरेक्शन में इस राज्य को ले जा सकें। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या सोचती हैं और ऑन ग्राउंड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स और फिगर्स हैं, तो हम इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो ये आर्टिकल है आसाम की जो आज पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि हमें बस एक ओवरऑल इसका व्यू पॉइंट देखना है। हम इसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं देखने वाले हैं, बस ऊपर ऊपर देखेंगे कि हाँ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। आज की डेट में इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो आर्टिकल है बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। यहाँ पर बताया गया है यूएस का रोल क्या है आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को ग्लोबली इम्प्रूव करने में, और उसके अलावा अलग अलग देश जो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं आज की डेट में, उनको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। और लास्टली राइटर ने यह बताया कि इंडिया को किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन में मूव करके ही हम अपने जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइटर ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज हम इन 3 अलग अलग एडिटोरियल्स का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको इनसे कोई भी नोट्स बनाने तो आप बना सकते हैं। नोट्स मेरे अकॉर्डिंग आप उन चीज़ के बनाएं जैसे जहाँ पर कोई फैक्ट, फिगर या कोई डेटा दिया हुआ है, उन चीज़ के नोट्स आप बनाएं, क्योंकि ये चीज़ अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं तो आपकी चाहे इंटरव्यू हो या चाहे आपकी कोई जीडी हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला एडिटोरियल है, तो देख सकते हैं जो पहला एडिटोरियल है वो बताता है हमें केरला के अंदर आज जो सिचुएशन चल रही है। अब हमें इस चीज़ को एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से नहीं देखना है, हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या क्या राइटर यहाँ पर डेटा और फैक्ट और फिगर में बता रहे हैं जो आज की डेट में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है राइटर के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब जो राइटर यहाँ पर पहली बात कहते हैं कि जो केरला के अंदर आज जो सीन चल रहा है ना, ये सीन हमें इस तरीके से देखना है कि इम्प्रूवमेंट हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है। अब देखिए जो मेजर पार्ट कहाँ पर आता है,
मेजर पार्ट राइटर कहते हैं कि इस जगह पे आता है जहाँ पर केरला के अंदर आज के डेट में अलग अलग पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी कोएलिशन के साथ रह रही हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर मतभेद काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। अब देखिए, राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि आज के डेट में केरला के अंदर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से उनका कोएलिशन होने के बावजूद भी ये पार्टीज आज की डेट में एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालती हैं, एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। और ब्लेम किस चीज़ के लिए करती हैं? राइटर ने यहाँ साफ साफ लिखा गया कि ये पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करती हैं किस चीज़ के लिए? मिस रूल के लिए, यानी एक गलत तरीके से रूलिंग्स के लिए। और किस चीज़ के लिए? करप्शन, भ्रष्टाचार, इस चीज़ के लिए भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। और उसके अलावा नेपोटिज्म, यानी नेपोटिज्म किस सेंस में आप कह सकते हैं, जैसे अगर पॉलिटिक्स में कोई सीट वैकेंट है, किसी सीट में किसी कैंडिडेट को भरना है, तो उस सीट में अपने ही कोई रिश्तेदार को भर देना या अपने ही पार्टी के किसी इंसान को भर देना, यानी एक डिज़र्विंग कैंडिडेट ना भर के किसी ऐसे इंसान को उस सीट में भर देना जो उस चीज़ के लिए क्या पता लायक भी नहीं है। तो इसे एक तरीके से नेपोटिज्म कहा जाता है। तो एक दूसरे पे नेपोटिज्म का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। उसके अलावा भ्रष्टाचार और जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मिस रूल, यानी गलत तरीके से गवर्नेंस करना, इन चीज़ों के खिलाफ भी राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि चीज़ें पॉलिटिक्स चल रही हैं। अब राइटर आगे ये भी बताएंगे कि किस किस तरीके से ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। अब यहाँ पर राइटर जैसे साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इनको किस तरीके से गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है ताकि ओवरऑल गवर्नेंस भी सुलझ जाए और जो राज्य है वो एक सही डायरेक्शन में भी आगे बढ़ने लगे। उसके अलावा जैसे राइटर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि जो राज्य है इसमें काफ़ी सारी आपदाएँ आती हैं, क्योंकि एक तो ये कोस्ट में स्थित है। आपको मुझे बताना है कि ये कौन से राज्य है कौन से कोस्ट में स्थित है, क्योंकि कोस्ट तो काफ़ी सारे हैं, हमारा कोंकण कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, लेकिन केरला राज्य जो है वो कौन से कोस्ट के वहाँ पर स्थित है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप इसको गूगल करके भी डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिए आप आंसर जरूर इस क्वेश्चन को कीजिए। तो राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से राज्य आपदाएँ, जैसे साइक्लोन आया था 2017 में, उसके बाद 2018 में बाढ़ आई थी, 2019 में भी बाढ़ आई थी, और कोरोना वायरस तो अभी खैर चल ही रहा है। इसकी वजह से जो है ग्रोथ रेट जो है वो नीचे आ चुका है। अब ग्रोथ रेट नीचे आने की बात क्यों की गई है? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो जैसे नीति आयोग की SEQI यानी स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग केरला जो है सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है पूरे कंट्री में। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, आपको मुझे बताना है कि टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए। इसका हम अगले सेक्शन में अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो HDI के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक पैरामीटर इसमें होता है कि लिटरेसी, यानी लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इन सब जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको साथ लेने के बाद भी केरला भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इस इंडेक्स में। उसके अलावा आपने अगर नॉर्मली सुना भी होगा, न्यूज़ में काफ़ी कहा जाता है कि केरला राज्य में एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आज से ही नहीं, ये बहुत पहले से, जब नीति आयोग का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नहीं आया था उससे पहले से भी कहा जाता था कि केरला के लोग में लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा लोग जो हैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं केरला में दिखाई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि आज की डेट में जो पॉलिटिकल जो आपस में टसल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, ये सब एक राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। और क्योंकि इतनी सारी आपदाएं आती हैं, कोरोना वायरस हिट कर रहा है, तो जो राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट रेट है उस पर बहुत प्रेशर आ गया है और वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लग गया है। अब महंगाई की यहाँ राइटर बात करते हैं कि महंगाई आज की डेट में केरला राज्य में 8% है, जो उस राज्य के अकॉर्डिंग, जो आज की डेट में राज्य की गवर्नेंस चल रही है, जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, राइटर ये कहना चाहते हैं। और इसके साथ कोरोना वायरस भी आ जाना, इतनी सारी आपदाएं आना, ये सब चीज़ें होना, ये सब राज्य को बहुत ज़्यादा असर कर रहा है एक तरीके से, राइटर यहाँ बताना चाहते हैं। उसके अलावा राइटर यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म में जो राज्य की जो हेल्थ है उसको एक सही डायरेक्शन में, यानी उसको एक लेवल पे लेके चलना। ये मान लो कभी हेल्थ के जो डायरेक्शन है, जो जिस डायरेक्शन में हेल्थ चल रही है, हॉस्पिटल्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, कोविड के पेशेंट को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, अगर वो कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर कभी नीचे जा रहा है, तो ये सब फिर फ्लक्चुएशन जो है दिक्कत कर सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हेल्थ ऐसी चीज़ है जो पूरे 12 महीने जिसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहता ही रहता है। तो इस चीज़ को एक फ्लक्चुएटिंग ग्राफ ना ले जाके एक सीधा ग्राफ में ले जाने की ज़रूरत है, यानी एक लेवल ग्राफ, एक ग्राफ को मेंटेन करने की ज़रूरत है।
तो राइटर यहाँ यही कहना चाहते हैं कि राज्य की जो हेल्थ है उसको सस्टेन करना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में बिल्कुल मेंटेन करके चलना, ये भी आज की डेट में एक बड़ा टास्क हो चुका है। अब ये बड़ा टास्क क्यों हो चुका है, राइटर ये कहना चाहते हैं। देखिए, जब इतनी सारी आपदाएं आती हैं, इतनी सारी चीज़ें जब राज्य के अंदर हो रही हैं एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जहाँ पर हेल्थ पैरामीटर्स को भी लिया जाता है। और उसके अलावा जो राज्य है उसके पुराने इंडाइसिस को और रिपोर्ट्स को भी देखो तो वहाँ भी राज्य काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जैसे हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो इंडेक्स होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो इंडेक्स होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट राज्य का क्या है, और ये सब चीज़ें कब मॉनिटर की गई थी, जब उस राज्य में निपा वायरस आया हुआ था। उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये सब चीज़ें मॉनिटर की जा रही थी। तो ये है कि ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं कि राज्य जो है उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया जब निपा वायरस जैसी आपदा उन पे आई थी। लेकिन आज की डेट में भी ऐसा हो रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सही करता हूँ। ओके, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से राइटर बता रहे हैं कि निपा वायरस के जब आउटब्रेक हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी राज्य ने इन सब चीज़ों को बहुत सही डायरेक्शन में लेकर चला था, और इसी की वजह से केरला राज्य जो है सक्सेसफुली निपा वायरस को एलिमिनेट कर पाया था। लेकिन आज की डेट में जहाँ पर मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, उसके बावजूद भी बाकी इंडाइसिस की बात की जाए तो उसमें भी केरला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी राज्य में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, इतना प्रेशर क्यों आने लगा है, इसकी बात राइटर करना चाहते हैं। उसके बाद राइटर ये भी बात करते हैं कि अगर बाकी राज्यों की तुलना की जाए, जहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में आज की डेट में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं और राज्य पे प्रेशर भी पड़ रहा है, उसके अलावा दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे कोरोना के, और सिंपल सी बात है इतने सारे केस आएंगे तो प्रेशर तो पड़ेगा ही। उसके बाद भी राइटर बताना चाहते हैं कि कोरोना के दौरान भी राज्य ने कई सारे, जैसे एक यहाँ पर एक मिशन की बात की गई है, और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि ये करुण आरोग्य सुरक्षा पथी जो था 2020 में जो लॉन्च किया गया था, इसके अलावा भी मल्टीपल बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम जो है केरल राज्य ने लॉन्च की गई हैं। जैसे यहाँ पर राज्य राइटर बताना चाहते हैं कि अरुंधम मिशन लॉन्च किया गया था, वो भी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, और ये सब एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना में हमें नहीं पता कि किस इंसान की जान कब तक टिकेगी, स्पेशली जो लोग ओल्ड एज के हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ऐसे में इंश्योरेंस स्कीम जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि कोरोना के दौरान ये भी देखा गया था कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, लोगों की जितनी भी सेविंग्स थी, जितनी भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके लिए भी ये इंश्योरेंस स्कीम जो है काफ़ी मददगार रहेंगी, और केरला ने उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा राइटर यहाँ पर बताना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और आगे जब देखें तो राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से राज्य जो है नॉलेज के डायरेक्शन में भी बहुत सही प्रोग्रेस कर रहा है। अब नॉलेज के डायरेक्शन में किस तरीके से, पहली बार हमारे देश में ऐसा कोई राज्य है जिसने न्यू नॉलेज, यानी एक तरीके से नॉलेज को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फाइनाइट रिसोर्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा रिसोर्स जो जिसकी कोई क्षमता नहीं है, जिसको जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जिसकी बहुत दूरी तक जिसको कवर करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को एक अपने बजट में इंक्लूड किया है। यहाँ पर राइटर ये चीज़ बात करना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज फाइनाइट नहीं होती, उसकी कोई क्षमता नहीं होती है, आप एक तरीके से उसको इनफाइनाइट ही कह सकते हैं। जितना ज़्यादा आप गेन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, और ऐसा ही मानना है केरला की जो राज्य सरकार है, इसलिए उन्होंने अपने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया है। उसके अलावा राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में केरला के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना करिकुलम जो है उसको रिफॉर्म किया है। हम जानते हैं कि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी आज की डेट में भी हैं हमारे देश में जहाँ पर सिलेबस जो है वो बहुत पुराना ही है, जहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज पे, जो थ्योरी वाली बेस्ड नॉलेज है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है। इसी की वजह से हमारे कंट्री में देखा जाता है कि यूथ जो है वो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है। यानी अगर एक इंजीनियर बहुत कम तनख्वाह में एम्प्लॉयड है, यानी आप कह सकते हैं एक तनख्वाह जैसे 10-12 हज़ार की तनख्वाह जिसे कह सकते हैं, जो नॉर्मली पीएन को भी मिल जाती है, उस तनख्वाह पे अगर एक इंजीनियर एम्प्लॉयड है तो ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ये इंडिया की जो रिसोर्सेज हैं उसका एक तरीके से वेस्ट है। तो उस चीज़ को ही हटाने के लिए राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार ने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम जो है उसको भी एनहेंस करने की बात की गई है। अब इन्हेंसमेंट किस तरीके से होगा, देखिए आज की डेट में आपको पता है कि साइंस एंड टेक जो है, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। आपको पता है कि कितनी सारी एडवांसमेंट आ रही हैं, जो कोविड की वैक्सीन जो बन रही है उसी में कितना ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है।
तो राइटर यहाँ यही बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने करिकुलम को इस तरीके से इन्हेंस किया है कि जो लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वहाँ पर नॉलेज को इस तरीके से इस डायरेक्शन में लिया जाए कि वो एक डेवलप्ड वर्ल्ड की जो डेवलप वर्ल्ड वाली जो कंट्रीज़ होती हैं जिस जिस डायरेक्शन में एक डेवलप वर्ल्ड जाना चाहिए उस डायरेक्शन में इस नॉलेज को दर्शाता है। अब डेवलप वर्ल्ड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक अभी डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री को क्या चाहिए होते हैं, एक आप कह सकते हैं इनोवेटिव ब्रेन, एक ऐसा दिमाग जो देश को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है, जो बाकी दुनिया के सामने देश एक सीना तान के एक तरीके से खड़ा हो सके। तो उस चीज़ को ही दिखाने के लिए यहाँ बताया गया कि किस तरीके से करिकुलम में साइंस टेक हाइब्रिड फील्ड्स को एज ए नॉलेज के फॉर्म में दिखाया गया है और इस ऐसी डायरेक्शन में लिया जाएगा कि हमारी कंट्री डेवलप करे और जितने भी देश के युवा हैं वो एक सही डायरेक्शन में देश को ले जा सकें। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस तरीके से नॉलेज को जो है वो एक स्टेट की मतलब राज्य की एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं हम। जनरली प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं, या तो ज़मीन लैंड समझते हैं, या कोई भी एसेट्स जैसे कोई बिल्डिंग्स हो गई, एमएनसीज हो गई बड़ी बड़ी, ये सब एक तरीके से एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य जो है वो केरला का राज्य नॉलेज को भी एक स्टेट की प्रॉपर्टी मानता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, और ऐसा मुझे नहीं लगता अगर कि कोई राज्य है जिसने ये सब बातें पहले की गई हों। खैर इनफैक्ट सिंपल सी बात है, केरला तो आज ही नहीं बहुत पहले से ही एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जायज़ सी बात है कि उनका ये सब करना कोई बहुत एक सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था। जिस राज्य को नॉलेज की और लिटरेसी की इतनी इंपॉर्टेंस पता है वो तो ये सब करेंगे ही। और मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा ओपिनियन है कि बाकी राज्यों को भी इस तरीके के स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि उनके वहाँ पर लिटरेसी और जो लिटरेसी है और जो एजुकेशन का इम्पैक्ट है वो बढ़े। एग्जाम्पल करता हूँ, राजस्थान जो राज्य है उसमें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल, पुरुष और महिला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी का गैप देखा गया था। करीब करीब 42% का लिटरेसी गैप था मेल और फीमेल में। तो बताया जाता है कि फ़ीमेल वहाँ पर कितनी कम एजुकेटेड है। और वहीं अगर केरला राज्य की बात कर लो तो 95% से ऊपर जो है लिटरेसी का वहाँ पर रेट है। और जो ये बहुत अच्छी बात है, सच में ये राज्य के डेवलपमेंट के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राइटर और भी कई सारी बातें करते हैं कि ये राज्य में जो है कई सारे ऐसे ऐसे युवा भी हैं जो देश के आज रिसर्च में लगे हुए हैं। कई सारे साइंटिस्ट फील्ड में साइंटिस्ट भी ऐसे हैं जो हमारे इसरो के अंदर, और कई ऐसे भी हैं जो नासा में भी आज की डेट में जा चुके हैं। भले ही वो देश के बाहर है, लेकिन हाँ अपने जो नॉलेज है उसको एक सही डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइटर ये भी बताना चाहते हैं कि स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाऊँगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे हम सब बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों के पास जॉब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? मतलब अगर आपको कोई एक कॉन्क्रीट टर्म में, बिल्कुल सटीक टर्म में कहना चाहे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो उसका जवाब क्या होगा? आज आप मैं कोई थोड़ा सा हटके इस टॉपिक से कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अगर किसी भी जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अगर एक इंसान जो एजुकेटेड है, जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, जो स्किल्ड है और जो विलिंग टू वर्क है, यानी जिसको काम करने की इच्छा है, इन तीन चीज़ों के होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिलती, तब वो इंसान अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। ये मेन पैरामीटर है। लेकिन अगर आप ज़्यादातर किसी से भी पूछ लो, जैसे आप कहीं जैसे आप कहीं भी कोई जीडी में बैठे हैं, आप कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जीडी है, आप किसी सरकारी एग्जाम में जाते हैं जहाँ ग्रेड ए में जाते हैं, तो कई जगहों जीडी पर्सनल इंटरव्यू से पहले जीडी भी होती है। तो अगर वहाँ पर कई इस टाइप के टॉपिक आते ही आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन क्या है इंडिया में, वुमेन एम्पावरमेंट की कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर आप वहाँ पर लोगों को देखेंगे तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इतनी बात करते हैं कि यूथ को कंट्री में जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। बल्कि ये एक उस सिक्के का एक पहलू है, एक साइड है एक तरीके से उस सिक्के की, लेकिन हमें दूसरी साइड भी तो देखनी है। हमारे कंट्री में यूथ एजुकेटेड तो है, सिंपल सी बात है कि आज की डेट में आप देख सकते हैं हर इंसान, कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, और मिनिमम बैचलर्स डिग्री तो सबके पास अवेलेबल है ही है, और लोग मास्टर्स डिग्री वाले भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो नो डाउट एजुकेशन तो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। विलिंग टू वर्क जो कंडीशन है वो भी हमारे यूथ में है। काम सब करना चाहते हैं, किसको जॉब नहीं चाहिए? आपको भी जॉब चाहिए, तभी तो आप आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप इसी एडिटोरियल को इसीलिए तो पढ़ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, विलिंग टू वर्क भी हर कोई है। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर जो आती है वो है स्किल की बहुत दिक्कत है। अब दिक्कत कैसे है? अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अब नाम का तो उसने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर ली,
लेकिन उसको बेसिक्स नहीं पता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और उसको ये नहीं पता कि ऑन ग्राउंड जब चीज़ों के साथ काम किया जाता है किसी भी कंपनी में या कोई भी ऐसी जगहों पे काम जब करते हैं, तो ऑन ग्राउंड चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है वो उसको नहीं पता, तो वो एक तरीके से स्किल्ड नहीं है। और क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है तो उसे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? आप ही मुझे बताइए कि एक कंपनी एक स्किल्ड इंसान को उठाएगी या एक अनस्किल्ड इंसान को उठाएगी? सिंपल सी बात है, एक अनस्किल्ड इंसान को कोई नहीं उठाने वाला, सब स्किल्ड को ही उठाएंगे। तो वही बात यहाँ की गई है। हम इस चीज़ को आर्टिकल से रिलेट करेंगे कि राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो राज्य है केरला, वो यूथ की स्किल्स पे एम्फसाइज करता है। अब स्किल्स भी किस फील्ड में? साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब क्योंकि स्किल्स जब आएंगे तो एक स्टूडेंट को पता रहेगा कि किस तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी नॉलेज का आप क्या करोगे जिसको आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो राइटर यहाँ यही बताना चाहते हैं कि राज्य जो है वो स्किल्स में एम्फेसाइज करता है ताकि इनोवेटिव एक्सपर्टाइज आए, उनका दिमाग एक इनोवेटिव डायरेक्शन में चले और उनकी जो वर्क स्पेस है वहाँ वो अपने स्किल्स के साथ साइंस और टेक फील्ड में काम कर सके। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने बजट में इंक्लूड करी हैं। उसके अलावा राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारे देश में, हाँ ये चीज़ तो बहुत सही है कि कास्ट जो है में डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, मतभेद काफ़ी ज़्यादा है। कास्ट हो गया, धर्म हो गया, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है। और ये हमारे देश की जो मतलब फाउंडेशन है ना, जो जड़ है ना, मतलब जो हमारी नींव जो लगाई गई थी आज़ादी के टाइम पे, उस चीज़ को बहुत डैमेज करता है। क्योंकि उस टाइम जैसे भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें हमारे देश में होंगी। लेकिन एक दुखद रियलिटी आप कह सकते हैं हमारे देश की है कि आज ये सब चीज़ें देश में हैं। तो हाँ, कास्ट डिविजननेस तो हमारे देश में है, लेकिन और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी कंट्री की जो फेडरल जो स्पिरिट है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे है कंट्री का पॉलिटिकल क्वालिटी जो है उसको इफेक्ट तो ज़रूर करता है। अब केरला जो राज्य है उसके दोनों पहलू हैं इन चीज़ों में। उन्होंने क्या किया है कि कई बार जैसे अब आपदा वगैरह आई या कोई भी ऐसी दुर्घटना वगैरह हुई, उस टाइम पे केरला राज्य ने सारे लोगों को साथ लेके उस चीज़ का हल निकाला, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा सकते हैं, राइटर कह रहे हैं कि राज्य ने एक एक बहुत अच्छा स्पिरिट दिखाया है। जब फ्लड का क्राइसिस आया, जब कोई भी डिजीज़ आए, जैसे आपदा आ रखी है उसका आया था, और कभी भी जहाँ पर वर्शिप होती हैं, जहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, रिलीजियस जो भी हॉल्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि हम सब एक साथ हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी हुआ जहाँ पर दिक्कतें आई इन सब चीज़ों में। जैसे वुमेन यानी महिलाओं की सबरीमला मंदिर में एंट्री पे जो ब्लॉक लगाया है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दोबारा आ गया। यानी राज्य ने जो अच्छी चीज़ें जो यहाँ पर करी थी इतनी सारी, वो एक छोटी चीज़ से पूरी ख़राब हो गई। यहाँ पर राइटर ये भी कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा देखिए एक्शन किस तरीके से सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्शंस को ख़त्म कर देता है। तो ये सब चीज़ें भी एक मतलब कह सकते हैं दुखद चीज़ है। हम देख सकते हैं कि ये भी एग्जिस्ट करता है, सबरीमाला टेम्पल वाला जो केस है। आप सभी ने मुझे लगता है इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो राइटर यहाँ सब चीज़ें कहना चाहते हैं कि राज्य जो है नो डाउट सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके साथ ही साथ जो लोग हैं उनको सही डायरेक्शन में चलना है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर इनको हटा दिया जाए तो डेफिनेटली जो राज्य आज की डेट में कर रहा है वो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा और केरला राज्य जो है बड़े बड़े रिपोर्ट्स और इंडाइसेस में टॉप ही करता रहेगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल थोड़ा सा छोटा है। अब न्यूज़पेपर में आपको पता है इस तरीके से ही मतलब एक आप कह सकते हैं पट्टी के फॉर्म में ही क्लिपिंग्स आती हैं, तो हमें इस तरीके से ही आपको सब समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसको बहुत इन डेप्थ में डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले, बस मैं आपको इसका एक जिस्ट बताऊँगा ओवरऑल। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से 2016 के इलेक्शन में बीजेपी ने काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी वाली विक्ट्री दिखाई वहाँ पर। और उस टाइम में बीजेपी के साथ कौन कौन सी पार्टीज थी? आसाम गण परिषद, उसके साथ बोडो लिबरेशन फ्रंट जो हैं वो सब भी थी। और अब के टाइम में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी पार्टी ने इससे भी एक हायर बेंचमार्क सेट कर दिया है। जो पहले जो उनकी विक्ट्री हुई थी जीत, उससे भी एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। क्या? 126 असेंबली सीट्स में से 100 असेंबली सीट लाने का टारगेट बीजेपी की सरकार ने आसाम के अंदर सेट कर दिया है, ऐसा राइटर यहाँ बताना चाहते हैं। और उसके अलावा राइटर ये भी बताना चाहते हैं कि आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब जैसे कह सकते हैं वहाँ के लोग, जैसे आसाम के लोग जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए और एनआरसी के खिलाफ, उनका सिंपल सी बात है बहुत जेन्युइन रिस्पॉन्स था इसके खिलाफ। जैसे जो दिल्ली में हुए थे वो कई लोगों के अकॉर्डिंग उतने जेन्युइन नहीं है, कई राइटर्स भी कहते हैं कि जेन्युइन नहीं है, कई कहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन थे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए। लेकिन जो आसाम में हुए वो सच में बहुत जेन्युइन इसलिए थे क्योंकि आसाम ने एक अकॉर्ड साइन किया था, इन 90s में किया था, हमारी आज़ादी के बाद 1960s के आसपास किया था। आप मुझे डेट बता सकते हैं कि कब ये किया था? तो ये आसाम अकॉर्ड साइन किया था और जो सीए के प्रावधान थे वो आसाम अकॉर्ड को एक तरीके से काट रहे थे। इसलिए उन लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल जेन्युइन था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बता सकते हैं कि अपोजिशन किस तरीके से सीए और एनआरसी को प्रोटेस्ट के लिए
मतलब प्रोटेस्ट नहीं, मतलब अपोजिशन के खिलाफ जाने के लिए, लोगों को बताने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। और आज की डेट में क्या बता सकते हैं कि बोडो पीपल फ्रंट जो है वो आज की डेट में बीजेपी को छोड़ के से 2016 में तो बीजेपी के साथ थे वो, लेकिन अभी छोड़ के कांग्रेस के साथ जा चुके हैं वो, यानी पार्टी में थोड़ी बहुत अदला बदली तो हो चुकी है। उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अभी की वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है, हिमंता बिस्वा शर्मा, जो पहले की कांग्रेसमैन रह चुके हैं, वो आज की डेट में बीजेपी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उस राज्य में। तो हाँ, सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स में ये फेरा बदली तो चलती रहती है। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नेंस जो है वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल टसल्स की वजह से गवर्नेंस ख़राब हो रही है और लोगों को असर हो रहा है, ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी बताना चाहते हैं कि आसाम के अंदर बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस हैं। यानी रीजनल वेरिएशन कैसे, पहली बात तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, और ये इंसर्जेंट ग्रुप्स किस लिए पैदा हुए हैं, उनका एक कारण ये भी है कि वहाँ पर रीजन में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसलिए भी काफ़ी सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स पैदा हुए हैं जो अपनी अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन राइटर यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उनका अटेम्प्ट रहता है कि वो एक हिंदू की आइडेंटिटी है, मतलब एक हिंदू को दर्शाना पूरी ओवरऑल सोसाइटी में, और उसके अलावा लिंग्विस्टिक व्यू यानी भाषा के दम पे अलग अलग डिफरेंसेस जो आते हैं, उन चीज़ों को बीजेपी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, उन सब चीज़ों पे, जो एक तरीके से बैकफायर कर सकता है। उसके अलावा जो सीए और एनआरसी है वो वैसे तो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो चला गया, यानी जैसे आप जान सकते हैं कि ऐसा दर्शाया गया, ऐसा दिखा लोगों को कि ये मुसलमान भाई बहनों के खिलाफ मतलब जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए था ये उस डायरेक्शन में नहीं गया, और सिंपल सी बात है कि इसका बीजेपी को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, ये राइटर यहाँ कहना चाहते हैं। उसके अलावा आसाम में बाकी सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे माइग्रेंट्स वाली जो दिक्कत है कि लोग जो हैं मतलब बांग्लादेश से माइग्रेट करके आसाम में आते हैं, और उसके वजह से जो आसामी लोग हैं उनका जो अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं कह सकते, उनकी डेंसिटी कम हो रही है। सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊँ तो ये बहुत बड़ी परेशानी है कि आसाम के अंदर सेंसस के अकॉर्डिंग 48 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ था, आप 48 ही कह लें, 48% लोगों ने कहा कि वो आसामी भाषा जो है बोलते हैं। देखिए आप किस तरीके से मतलब दिखाया जा रहा है कि आसामी जो लोग हैं वो अपने ही राज्य में एक माइनॉरिटी बन के रह गए हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, बंगाली स्पीकिंग पीपल और जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आते हैं, उनकी तादाद जो है आसाम राज्य में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सिंपल सी बात है, किसी भी राज्य में ये सब भी एक बहुत जेन्युइन कंसर्न रहता है कि उस राज्य के खुद के लोग ही एक माइनॉरिटी बन के रह जाएं, ये चीज़ सही नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ भी ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन मैंने आपको उसका ओवरऑल जिस्ट बता दिया है। तो ये आज की डेट में आसाम के अंदर चल रहा है, और राइटर कहते हैं कि ये चीज़ें जो है ये मतलब एक तरीके से बीजेपी में कैसे बैकफायर कर सकती हैं और किस तरीके से पार्टी की अदला बदली है, इसका एक सिंपल सा जिस्ट मैंने आपको बता दिया है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आ चुका है, और आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अब इस आर्टिकल में क्लाइमेट के बारे में राइटर डिस्कस करते हैं। अब क्लाइमेट के बारे में किस तरीके से, देखिए आपको पता है कि आज की डेट में क्लाइमेट जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो राइटर कहना चाहते हैं कि किस तरीके से न्यू दिल्ली से राइटर बताना चाहते हैं किस तरीके से हमारी कंट्री को ग्लोबली अपनी प्रेजेंस इस तरीके से बढ़ानी है कि हम अपनी ग्रीन कमिटमेंट्स को इंश्योर कर सकें, और जो कार्बन का जो हमारा फुटप्रिंट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिखा गया है, तो मैं आपको इसको अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। राइटर कहना चाहते हैं कि जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंसी में आए हैं, तब से उन्होंने एक मेजर चेंज जो किया है वो है क्लाइमेट चेंज को एक ग्लोबल एजेंडा बनाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाइडेन ने अपने टाइम में कर चुका है, और सच में एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं मूव लिया गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है हमारे लिए ही नहीं, यूएस के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है किस तरीके से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं और चीज़ें बदलती जा रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अब जो मेजर इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी जो मेजर इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग राइटर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो मेजर इकोनॉमिक फोरम की जो प्रावधान थे उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। अब प्रावधान क्या थे, ऐसा राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि मेजर इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जो मेजर एमिटर थे, यानी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं और ज़्यादा पोल्यूटेंट्स एमिट करते हैं, उनको अपनी जीडीपी और ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में जो जो लिंक है उस चीज़ को बैलेंस करना है। अब जीडीपी और ग्रीन हाउस कैसे आपस में लिंक्ड है, मुझे ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड अभी नहीं है, डेवलपिंग है, क्योंकि कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है, तो सिंपल सी बात है, हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन की स्पेस में हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे रोड्स हो गई, डैम्स, इन सबको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा।
और भी कई सारी चीज़ें हमें अपनी मिलिट्री डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है और चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, और ये सब अल्टीमेटली क्या कॉज करते हैं, एक टाइप का पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जीडीपी को ऊपर जाना है तो ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन का लेवल भी इंक्रीज होगा, राइटर ऐसा बताना चाहते हैं। लेकिन जो मेजर इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा बताया गया था कि जो जो मेजर कंट्रीज़ हैं एमिटर्स, उनको अपनी जीडीपी और ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में तालमेल सही करना है, ताकि जीडीपी भी सही डायरेक्शन में बढ़ती रहे, यानी कंट्री भी डेवलप होती रहे और ग्रीन हाउस गैसेस भी कंट्रोल में रहें। क्योंकि अगर सिर्फ डेवलपमेंट को देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस तो सिर्फ बढ़ती जाएंगी अगर उसका ध्यान नहीं दिया जाए, और ये तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये बात बहुत सत्य है अपनी जगह पे कि ये पहली चीज़ों को प्रिवेंट कर लो, ऐसा नहीं कि बाद में मरहम पट्टी करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये चीज़ बहुत सही बताई गई है और ये हर जगह अप्लाई भी होती है। तो सिंपल सी बात है, राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज और जीडीपी का जो लिंक है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूएस ने एक तरीके से मैसेज सबको दिया है कि सारी कंट्रीज़ को अपनी ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको 2050 तक कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से, यानी कंट्रोल नहीं करना है, ज़ीरो पे लेके आना है। अभी ज़ीरो पे कैसे आएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इंडिया के अंदर अभी टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रही है, उसके अलावा टाटा ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दी गई हैं। तो एक छोटा सा हिंट है, आपको पता चल जाएगा कि ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन किस तरीके से होगा। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया का, जो है जो सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो भी एक बहुत सही चीज़ है हमारे एमिशंस को ज़ीरो करने में। अब लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे आपको पता है चाइना जो है वो इतनी फास्ट पेस से अपने अंदर डेवलपमेंट की चेंजेस ला रहा है कि वो किसी को देख नहीं रहा है। तो चाइना ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि ये जो टारगेट जो आप 2050 तक अचीव करने के लिए कह रहे हैं, नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, वो हम 2060 तक अचीव कर पाएंगे जिस हिसाब से हमारी हालत चल रही है। लेकिन उनको एक तरीके से साफ मना कर दिया गया, उनको कहा कि एक डिकेड पहले यानी 10 साल पहले यानी 2050 तक उनको इस चीज़ को अचीव करना ही करना है, क्योंकि बाकी देश भी कर रहे हैं, चाइना अकेला थोड़ी ना है यहाँ पर। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जैसे जो देश हैं, अभी कई सारे जो कंट्रीज हैं जो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उनमें से 65% देशों ने इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ वो 2050 तक अपना जो एमिशन है उसको कंट्रोल करेंगे नेट ज़ीरो तक। लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कहते हैं कि 65% काफ़ी नहीं है, हम चाहते हैं कि 2021 तक करीब करीब 90% जो देश हैं वो इस चीज़ को एग्री कर जाएँ, तभी हम पूरे वर्ल्ड में इस चेंज को ला पाएंगे, ऐसा यूएन सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और ये बात सच में अपने आप में बहुत सही भी है, क्योंकि जब तक 90% कंट्रीज़ नहीं करेंगे तब तक हम कंट्रोल कैसे करेंगे इन चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया ना जीडीपी और ग्रीन हाउस गैस का रिलेशन, वैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा व्हीकल्स, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों से एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया को भी अपना इस तरीके, अब क्या है कि इंडिया को भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, और ये एक तरीके से छोटा मोटा मतभेद क्रिएट कर सकता है। ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो टारगेट 2050 तक हमें अचीव करना है उसमें और इंडिया के बीच में थोड़ा मतभेद कर सकता है, क्योंकि इंडिया के लिए थोड़ी दिक्कतें तो होंगी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में। उसके अलावा यहाँ पर राइटर ने और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुराम राजन जी ने, राइटर ऐसा कह रहे हैं कि रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा तरीका इस चीज़ को कंट्रोल करने का ये है कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक ग्लोबल फंड बनाएं। अब ये ग्लोबल फंड जो है किस अपने अपने कार्बन एमिशंस पे बनाएंगे। अब मैं आपको उसका सिंपल फंक्शनिंग बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा फंड बना दिया जाए, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि जो इंसान जितना ज़्यादा पोल्यूशन करेगा वो इंसान उतना ज़्यादा पैसा भरेगा। एक फ़ंड बना रखा है, उस जो इंसान जितना ज़्यादा प्रदूषण करेगा वो उसमें उतना ज़्यादा पैसा भरेगा, जो इंसान कम पोल्यूशन करेगा उसको उस फंड से पैसा मिलेगा। तो होगा क्या, ज़्यादातर लोग कम पोल्यूशन करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा भरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसा लेना सबको अच्छा लगता है। वही बात रघुराम राजन जी यहाँ कह रहे हैं कि एक ग्लोबल फंड ऐसा बनाया जाए जहाँ पर अलग अलग देश अपने अपने कार्बन एमिशंस के अकॉर्डिंग पैसा भरें। जो देश ज़्यादा कार्बन एमिशन करेंगे, अपने जो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा कार्बन एमिशन करेंगे, वो ज़्यादा पैसा जमा करेंगे इस फंड में, और जो लोग कार्बन एमिशन कम करेंगे या अपने कार्बन एमिशन को कंट्रोल करेंगे उनको इस फंड से पैसा मिलेगा। तो अब बताइए, सिंपल सी बात है कि सारे देश कम कार्बन एमिशन ही करना चाहेंगे ताकि उनको पैसा देना ना पड़े, बल्कि उनको पैसा और जो और उल्टा मिले। तो ये बात एक बहुत काफ़ी अच्छा आइडिया है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, टाइम तो लगेगा ही और क्या पता इम्प्लीमेंट हो भी ना हो, लेकिन आइडिया वाइज ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया के यहाँ थोड़ा डेटा की बात की गई है कि इंडिया जो है आज की डेट में, इंडिया में पर कैपिटा एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो करीब करीब 2 टन है।
अब 2 टन भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है, लेकिन अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें ही हैं। तो इंडिया को अगर ग्लोबल रिकॉर्ड सेटर के प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो हम जो है वो रिन्यूएबल्स को पुश कर रहे हैं। रिन्यूएबल्स को पुश किस तरीके से कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में टेस्ला की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ताकि जो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ हैं वो एलिमिनेट हो। उसके अलावा सोलर एनर्जी यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो रहा देन फॉसिल फ्यूल्स, इन सब चीज़ों पे। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी जो है बहुत शार्प ग्रोइंग है, लेकिन शार्प ग्रोइंग किस तरीके से है, हम कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है हमारे कंट्री में बिजली का जो उत्पादन है। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कोयले से ही होता है, करीब करीब 48% उत्पादन जो है कोयले से ही होता है। और ये अच्छा नहीं है क्योंकि कोयला बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करता है। और उसके अगर साइड में देखा है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो उतना ज़्यादा भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोल ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को एकदम से तो बदला जा नहीं सकता, समय इस चीज़ में लगेगा, ऐसा राइटर यहाँ पर बताना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ ये बता रहे हैं कि राइटर एंड में कि जो क्लाइमेट के नेगोशिएशंस हैं वो हमारे अपनी ही बात नहीं है, ये पूरे ग्लोब की बात है, पूरे वर्ल्ड की बात है। और एक अगर देश क्लाइमेट एमिशंस कंट्रोल करता है तो अपने नेबर्स को भी किस तरीके से वो हेल्प करेगा। और एक एनर्जी जो का जो चेंज है वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये सिर्फ क्लाइमेट या एनर्जी की बात नहीं है, बट ये पूरी ग्लोबल गवर्नेंस की भी आपस में बात है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल में, और ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और काफ़ी आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि कई जगह आपके आंसर राइटिंग में और ऐसी जगहों में जहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ हैं या जीडी में, वहाँ पर आपको फैक्ट्स फिगर्स सेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में ये सब था, हमने एडिटोरियल्स डिस्कस करे 3 अलग अलग, और उसमें से एक एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आगे जाके, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग आपने कहा सुना होगा। नॉलेज जो है जितनी ज़्यादा बांटी जाती है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आप इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस टाइप के जो नॉलेजेबल एडिटोरियल वीडियोज़ हैं वो आपको करीब करीब 30 से 40 मिनट के टाइम में आप पूरा कवर कर लें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।